रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की मैथ एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन 1 और 2 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है हमारे पास फैक्टराइज द फॉलोइंग, हमने फैक्टर फाइंड करने हैं। जो हमारे पास जितने भी टर्म्स गिवन होंगी उन सभी टर्म्स में हमने चेक करना है, यानी कि कितनी टर्म्स है। यहाँ पे 3 टर्म्स हैं। इन 3 टर्म्स में हमने चेक करना है कि जो तीनों में एक जैसी चीज़ है उसका हमने बाहर लिख देना है। मीन्स हमारे पास सबसे पहले हम चेक करेंगे जो सबसे छोटा नंबर होगा क्या वो मल्टीप्लाई हो रहा है बाकी के दो नंबर से। तो देखिए 4 के टेबल में 16 भी आ रहा है एंड 24 भी आ रहा है। अगर 4 के टेबल में ये दोनों आ रहे हों तो हम 4 को कॉमन ले सकते हैं। अगर 4 के टेबल में ये दोनों नहीं आते तो हम इस 4 को कॉमन नहीं लेते। तो हमारे पास 4 है तो हमने 4 को कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे देखें x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे z है। तो वेरिएबल जो है वो अलग अलग है, इसलिए हम वेरिएबल को कॉमन नहीं लेंगे। हमने लिखा 4, ब्रैकेट में हमने लिखा x, क्योंकि यहाँ पे 4 है, 4 बाहर चला गया और x अंदर आ गया। ठीक है, फिर बीच में क्या है, प्लस का साइन है, प्लस लिख दिया। 4 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, 16 आ जाए, 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एंड 4 को अगर हम 4y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16y। ठीक है, फिर हमारे पास है प्लस। अब 4 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 24 आ जाएगा। 4 6 द 24, तो हमने लिखा 6। ठीक है, और यहाँ पे z है तो हमने z लिख दिया। ठीक है, मीन्स अगर हम 4 को इस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आ जाएगा। 4 को 4y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16y आ जाएगा। 4 को 6z के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24z आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पे देखें हमारे पास तीनों टर्म्स में जो चीज़ मौजूद है, यहाँ पे देखें x² है, यहाँ पे भी x² है, यहाँ पे भी x² है। बाकी के जो नंबर्स हैं वो तीनों टर्म्स में मौजूद नहीं, क्योंकि फर्स्ट टर्म में सिर्फ x² है। तो हम क्या करेंगे, x² को बाहर रखेंगे, कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए x² को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास x² आ जाए। हम x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x² आ जाएगा। ठीक है, देन हमारे पास बीच में प्लस का साइन है, हमने प्लस लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास x² है, ये बाहर चला गया, बाकी क्या बच गया 3y, तो हम यहाँ पे 3y लिख देंगे प्लस। अब यहाँ पे देखिए 4 है तो हमने 4 लिख दिया। x² है तो x² हमारा बाहर चला गया। अब यहाँ पे क्या है, y² एंड z। ठीक है, मीन्स अगर हम x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x² आ जाएगा। x² को 3y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर है। तो आगे बढ़ते हैं, पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 में हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। 3 टर्म्स में हमने चेक करना है जो सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 3 है। तो 3 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी 3 है। अगेन हमारे पास जो कौन सा नंबर है जो तीनों में सेम है, PQR है, PQT है एंड PQS है। तो तीनों में जो है वो P एंड Q है। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसको कॉमन ले सकते हैं, हम 3PQ को ले सकते हैं, क्योंकि 3PQ इसमें भी मौजूद है और इसमें भी मौजूद है। तो अगर हम 3P एंड Q को बाहर रखें और 3PQ को अगर हम R से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3PQR आ जाएगा। ठीक है, प्लस अगर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा एंड PQ यहाँ पे है और T यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 3PQ है हमारे पास, जो S बच गया है तो हमने S लिख दिया। यानी कि हमारे पास 3PQ को अगर हम R से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, प्लस 3PQ को अगर हम 2 और T से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। 3PQ को S से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लिया करें, तसल्ली हो जाती है कि अगर कोई नंबर गलत ना लिख लिया हो। और जो सबसे छोटा नंबर होता है और जो तीनों टर्म्स में मौजूद होता है हम उसको कॉमन ले सकते हैं। अब ठीक है, अब यहाँ पे इसकी सॉल्यूशन में यहाँ पे देखें हमारे पास जो सेम थिंग है वो क्या है, 9QR यहाँ पे भी है और 9 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 18 आ जाएगा एंड Q की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। तो अगर 1 टाइम्स ये रहा और 1 टाइम्स यहाँ पे क्या है, 1 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, तो लेकिन मौजूद तो है ना दोनों में, तो जो सबसे छोटा होगा हम उसको कॉमन ले सकते हैं। तो हमने लिखा 9QR। ठीक है, 9QR, और यहाँ पे देखें S² भी है और T² भी है, यहाँ पे भी S² है, T² है। तो यहाँ पे ये पूरी चीज़ जो है इस पूरी टर्म में मौजूद है।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, थोड़ा इजाफा किया हुआ है इस वैल्यू में। तो जस्ट हम क्या करेंगे, पहले ये जो पूरी वैल्यू है इसको हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह का से मिडल ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इस पूरी वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास ये पूरी वैल्यू आ जाए। अगर हम 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 18 आ जाएगा, ठीक है। क्यू की पावर 1 है, हम यहाँ पे हमें सिर्फ एक क्यू चाहिए। यहाँ पे 1 आर है हमारे पास, यहाँ पे 1 आर चाहिए। एंड यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर भी है, तो एस स्क्वायर टी स्क्वायर नहीं चाहिए। तो ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस जस्ट आपने चेक करना है जितनी भी टर्म्स है उनमें जो सबसे छोटी वैल्यू होगी और जो चीज़ सब में मौजूद होगी उसको हमने कॉमन लिख लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पार्ट नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है मैंने, वो ये कि हमने ये पूरी वैल्यू तो हमारी बाहर चली गई, लेकिन इस पूरी वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ये आ जाएगा। हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, प्लस है। तो अगेन हमने सेम वही प्रोसीजर करना है। 9 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। क्यू 1 यहाँ पे है और 1 हमें और चाहिए। आर भी 1 यहाँ पे है और 1 हमें और चाहिए। मीन्स अगर हम 9 क्यू आर एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी वैल्यू आ जाएगी। देन प्लस है तो प्लस लिख दिया। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। क्यू 1 है और 1 क्यू यहाँ पे लिख दिया। क्यू आर यहाँ पे 1 है, आर यहाँ पे लिख दिया। क्योंकि ये 1 और ये 1, इन दोनों को जब हम इन दोनों की पावर्स को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्यू स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से आर की पावर 1 है और यहाँ पे आर की पावर 1 है। इन दोनों की पावर्स को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आर स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर तो हमारे पास यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया है, तो इसलिए उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। सो आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगेन सेम थिंग हमने करनी है, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो हमने परेशान नहीं होना है। जस्ट इसी तरीके से हमने इसका कॉमन निकाल लेना है। अब यहाँ पे देखें, तीनों जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे क्या है, 16 है, 8 है, 12 है। तो 8 के टेबल में 12 भी नहीं आता लेकिन 16 आता है, इसलिए हमने 8 को कॉमन नहीं लेना। और फिर इसके अलावा किसके टेबल में जो तीनों नंबर्स आते हैं 4 के टेबल में आते हैं, आते तो 2 के टेबल में भी हैं, लेकिन 2 से जो बड़ा है वो 4 में भी आते हैं, तो हम 4 लेंगे, ठीक है। जब हम एलसीएम फाइंड करते हैं तो हम सबसे छोटा नंबर लेते हैं, लेकिन जब हम यहाँ पे कॉमन लेंगे तो हम जो सबसे बड़ा नंबर तीनों में कॉमन आ रहा है ना उसको लेंगे। अब जो सबसे बड़ा नंबर इन तीनों में यानी कि तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो है 4। 4 टू द 8, 4 3 द 12 एंड 4 4 द 16। तो यहाँ पे हमने 4 को कॉमन लेना है। एंड दूसरी थिंग क्या है, हमारे पास जेड स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे है जेड स्क्वायर, यहाँ पे है जेड क्यूब। तो यानी कि इसके पास एक ज़्यादा है लेकिन स्क्वायर भी है, यानी कि अगर हम इस तरीके से लिखें जेड स्क्वायर प्लस जेड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जेड क्यूब। तो इसलिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे जेड स्क्वायर भी है लेकिन उससे ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, जेड स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक्स 1 टाइम्स है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2 है। तो इट मीन्स जो सबसे छोटा जो एक्स है वो कहाँ है, हमारे पास फर्स्ट टर्म में है, और हम सबसे जो छोटा होगा उसको कॉमन लेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने क्या करना होता है, तीनों में बैलेंस करनी होती है, उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद तो हमने क्या लेना है, कॉमन जेड लेना है। पहले एक्स लिख लेते हैं, ठीक है। हमने लिखना है एक्स, देन हमने किसको कॉमन लेना है, जेड स्क्वायर को, ठीक है, अपॉन हमने किसको कॉमन लेना है, 4 को, ठीक है। देन हमने ब्रैकेट में लिखना है एक्स एंड जेड स्क्वायर, यहाँ पे है तो हमने पूरी वैल्यू है हमारे पास, देखें यहाँ पे एक्स भी है और जेड स्क्वायर भी है, तो हमने ऊपर 1 लिख देना है, ठीक है। अगर हम एक्स और जेड स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अगर हम 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा। देन माइनस है यहाँ पे, तो हमने माइनस लिख दिया। और हमारे पास यहाँ पे देखिए एक एक्स मौजूद है, यहाँ पे 2 एक्स हैं, तो हमें क्या चाहिए, एक एक्स चाहिए, यानी कि 2 एक्स चाहिए। एक ये रहा और एक ये रहा, दोनों की पावर को प्लस करेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जेड स्क्वायर मौजूद है, यहाँ पे जेड स्क्वायर मौजूद है, तो हमने जेड नहीं लिखना।
4 को किससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 आ जाएगा। हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा, ठीक है। देन अगेन हमारे पास एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे जस्ट 1x है, तो हमें एक x चाहिए, तो हमने लिख दिया x, ठीक है। x की पावर 1 है, इस x की पावर 1 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा। देन हमारे पास 2 टाइम्स z है, ठीक है, तो यहाँ पे 3 टाइम्स है, तो हम 2 में 1 को जमा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर को, वेरिएबल को, तो उनकी पावर्स जो होती हैं वो प्लस हो जाती हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम इस जेड स्क्वायर को इस जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जेड की पावर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। और हम यहाँ पे 4 है, तो 4 को 4 3 12 होता है, तो हमने यहाँ पे 3 ले लिया, ठीक है। अगर हम इस पूरी वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इस पूरी वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इस पूरी वैल्यू को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो हमारा कॉमन क्या निकला, हमारा कॉमन निकला एक्स जेड स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने कौन सी चीज़ कॉमन लेनी है, जहाँ पे बीच में प्लस माइनस होता है वो हमारी एक टर्म होती है, यानी कि ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये हमारी सेकंड टर्म है और ये हमारी थर्ड टर्म है, ठीक है। अब तीनों टर्म में हमने चेक करना है जो तीनों में सेम थिंग है। सबसे पहले तो हमारे पास जो दूर से नज़र आ रहा है एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, तीनों में सेम है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो तीनों में सेम है वो यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर है। अब यहाँ पे बी नहीं है तो हमने बी को कॉमन नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास बी होना चाहिए था, तो हमने जस्ट ए को कॉमन लिया है एंड एक्स माइनस वाई को। अगेन हम जब हम ए और एक्स माइनस वाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये पूरी वैल्यू आ जाएगी। देन माइनस हमारे पास 1 टाइम ए मौजूद है, हमें ए स्क्वायर चाहिए, तो हम ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर आ जाएगा। देन ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी कि अगर हम ए को ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर बी एंड एक्स माइनस वाई, ठीक है। देन हमारे पास क्या है, प्लस है, तो हमने प्लस लिख दिया। अब यहाँ पे खाली हमारे पास ए है, हमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ए एंड बी स्क्वायर के साथ ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर एंड एक्स माइनस वाई, यहाँ पर हमारे पास मौजूद है इसलिए हम नहीं लिख रहे। तो जस्ट यही हमारा आंसर है, बहुत ही आसान सवाल है ये हमारे। आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। आप वीडियो को स्टॉप करके जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया करें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने सेम थिंग करनी है, लेकिन जस्ट यहाँ पे एक चीज़ चेंज है, आपने ध्यान गौर किया होगा, यहाँ पे देखिए हमारे पास 4 टर्म्स हैं, तो जब भी हमारे पास 4 टर्म्स होती हैं तो हमने 2 टर्म्स का एक साथ कॉमन निकालना होता है। मीन्स हमने 2 टर्म्स को एक साथ सॉल्व करना होता है और 2 टर्म्स को एक साथ करना होता है, चारों को एक साथ नहीं करना होता, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 7x है प्लस जेड एक्स एंड जेड है, तो इन दोनों टर्म्स में हमारे पास जो कॉमन है वो क्या है, एक्स है, तो हमने एक्स को बाहर रखा, ठीक है। तो एक्स को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x आ जाएगा, प्लस एक्स को अगर हम जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड एक्स आ जाएगा। देन हमारे पास इन दोनों टर्म्स में कौन सी चीज़ कॉमन है, कौन सी चीज़ है, हमारे पास जेड कॉमन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने जेड लिखा प्लस जेड, यहाँ पे देखें जेड है हमारे पास दोनों तरफ, 7 1 टाइम्स है, तो हमने क्या करना है, जेड को बाहर रखना है, ठीक है। जेड को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7z आ जाएगा, प्लस जेड को अगर हम जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ ध्यान रखनी होती है, दोनों के जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू होती है वो सेम होती है। अगर हमारे ब्रैकेट के दोनों यानी कि अंदर वाली वैल्यू सेम है तो मीन्स हम बिल्कुल दुरुस्त हल कर रहे हैं। यहाँ पे भी देखें 7 + z है, यहाँ पे भी 7 + z है, तो हमने इन दोनों को एक दफ़ा लिख देना है, हमने लिख देना है 7 + z, और यहाँ पे क्या है हमारे पास x है और यहाँ पे क्या है प्लस z है, यहाँ यानी कि कोई सिंपल नहीं है तो यहाँ पे क्या है प्लस है, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, हमने लिखा इसको ब्रैकेट में लिख दिया, हमने लिखा x + 7 z, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। अब इसी तरीके से यहाँ पे भी हमारे पास 4 टर्म्स मौजूद हैं, तो हमने इन दोनों टर्म्स का अलग कॉमन निकालना है और इन दोनों टर्म्स का अलग से कॉमन निकालना है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 9 है, यहाँ पे 18 है, तो 9 को अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ जाएगा, तो इसलिए हमने 9 कॉमन रख लिया।
यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे 2 टाइम्स ए है, हम 1 टाइम ए को कॉमन लिख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास बी स्क्वायर है, यहाँ पे बी है, तो हम 1 टाइम बी को कॉमन लिख लेते हैं, ठीक है। अब जो चीज़ यहाँ पे बच गई है वो क्या है, 9ab है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो हम 1 टाइम ए लिख देंगे, ठीक है। 9ab को अगर हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 9a स्क्वायर बी, ठीक है, प्लस यानी कि जो भी साइन होगा हमने वही लगाना है। अब हमारे पास 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा, तो हमने 2 लिख दिया। ए हमारे पास 1 टाइम है, यहाँ पे भी 1 टाइम है, तो ए नहीं लिखना। बी की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो बी को हमने 1 टाइम लिख देना है, ठीक है। यानी कि इसकी पावर 1 है और ये इसकी पावर 1 है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों में हमने देखना है कि कौन सी चीज़ कॉमन है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 12 है, अगर हम 6 को मल्टीप्लाई करें 2 टाइम्स तो 12 आ जाएगा, इसलिए हमने 6 को कॉमन लिख लिया। अब यहाँ पे देखें ए है, यहाँ पे ए मौजूद नहीं है, इसलिए हमने ए को कॉमन नहीं लिखना। यहाँ पे सी है, यहाँ पे भी सी है, तो हम सी को कॉमन लिख सकते हैं। जो चीज़ दोनों तरफ मौजूद होगी हम उसी को कॉमन लिखेंगे। हमने सी को अगर हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6ac आ जाएगा, देन माइनस। अब यहाँ पे देखें माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस लिख लेते हैं, और माइनस इंटू प्लस, यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास माइनस है तो हमें माइनस चाहिए। इस माइनस को हम यहाँ पे अगर प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू प्लस, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, इसलिए हमने बीच में प्लस लिखना है, ठीक है। अब 6 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 6c को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, b से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6bc आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अपने आप देखिए दोनों के ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू सेम आ गई है, ठीक है। हमने जस्ट कॉमन लेना है, तो जैसे हम कॉमन लेंगे सॉल्व करेंगे तो बाद में हम देखेंगे तो हमारे दोनों ब्रैकेट की वैल्यू सेम होगी। तो हमने इन दोनों वैल्यू को एक ही दफ़ा लिख लेना है। हम चाहे तो इस वैल्यू को पहले लिख लें, चाहे तो हम 9ab इसको पहले लिख लें। अब यहाँ क्या है, माइनस है, माइनस 6c, ठीक है, यह हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अपने पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। अगेन स्टूडेंट सेम थिंग है, हमारे पास 4 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स में हमने 2 टर्म्स का एक साथ कॉमन निकालना है, ठीक है। तो इन 2 टर्म्स को एक साथ सॉल्व करना है, तो हमारे पास देखें 6 है, यहाँ पे 12 है, तो 6 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, तो इसलिए हम 6 को कॉमन लिख लेते हैं। यहाँ पे t है, यहाँ पे p है, तो हमने कोई भी वेरिएबल को यानी कि कॉमन नहीं लेना है, ठीक है। तो हम 6 को अगर हम t से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाएगा, माइनस है 6 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 to the 12 आ जाएगा, एंड p लिख देंगे, ठीक है। देन हमारे पास प्लस है। अब यहाँ पे देखिए दोनों टर्म्स में जो चीज़ कॉमन है वो 4 ले सकते हैं हम, ठीक है, और q भी हमारे पास दोनों तरफ मौजूद है, तो हमने 4 लिखा एंड q लिखा, ठीक है। 4q को अगर हम t से मल्टीप्लाई करें तो 40q आ जाएगा, माइनस, एंड अगर अगेन हम क्या करेंगे, 4 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाएगा, एंड p हमारे पास यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यानी कि अगर हम 4q को 2p से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8pq आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, समझ आई। अब यहाँ पे देखिए अपने आप हमारे पास t माइनस 2p आ गया, यहाँ पे भी t माइनस 2p आ गया। अब यहाँ पे क्या है, 6 है, एंड यहाँ पे क्या है, प्लस है, ठीक है। 6 प्लस 4q हम इसको पहले लिख सकते हैं, सेम थिंग है, 6 प्लस 4q, चाहे तो हम इन दोनों को पहले लिख लें, चाहे तो जो ब्रैकेट के अंदर है इन दोनों की जगह पे अब हम एक ही दफ़ा लिखेंगे t माइनस 2p, जो कि हमारे पास हमारा आंसर है। अब इसी तरीके से यहाँ पे भी 4 टर्म्स है, हमने 2 टर्म्स का एक साथ हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे r है, यहाँ पे r स्क्वायर है, यहाँ पे 1 टाइम r है, यहाँ पे अकेला r ही है, तो हमने और किसी भी नंबर को कॉमन नहीं ले सकते, सिर्फ r को कॉमन ले सकते हैं। तो हमने लिखा r, अगर हम इस r को इस r से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास r स्क्वायर आ जाएगा, प्लस अगर हम r को 9 और s से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9rs आ जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे हमारे पास क्या है, 7rs है, 63 s स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखिए s दोनों तरफ है, तो हमने s लिख दिया। अब 7 के टेबल में हम कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 63 आ जाएगा, 7 9 63, ठीक है। तो हमने क्या करना है, 7 को कॉमन ले लेना है, ठीक है। अगर हम 7s को r से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 7rs आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस है तो हमने यहाँ पे माइनस ही लेना है।
अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हमने प्लस लेना है, क्यों? क्योंकि इस माइनस को अगर हम इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। माइनस इंटू प्लस माइनस। अब यहाँ पे 7s को किससे मल्टीप्लाई करें तो 63s² आ जाएगा। 7 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 63 आ जाएगा। s को अगर हम s से मल्टीप्लाई करेंगे तो s² आ जाएगा। अगेन हमारे पास हमने इन दोनों को एक साथ करके लिख देना है, और इन दोनों जो ब्रैकेट के में सेम थिंग है, सेम वैल्यू है, इन दोनों को हमने एक ही दफ़ा लिख देना है। हमने लिखा r माइनस 7s, ठीक है, और हमने लिखा r प्लस 9s, ठीक है। तो ये है हमारा आंसर। तो नेक्स्ट पार्ट भी सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 5 में भी 4 टर्म्स हैं, तो हमने 2 टर्म्स का एक साथ कॉमन निकालना है एंड 2 टर्म्स को एक साथ सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास फर्स्ट टर्म में हमारे पास y² है, यहाँ पे 4² z/4 है। तो इन दोनों टर्म्स में हमारे पास जो 4 कॉमन है, ठीक है, बाकी की y² है, यहाँ पे 4² है। तो इस तरीके से हमने लिख लिया है। देखें यहाँ पे अगर हम डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू होती है तो उसके नीचे 1 होता ही है, तो हम 1 को ना लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। 1 को हम लिखते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी वैल्यू होती है तो उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है। तो अगर हम 1/4 को y² से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा y²/4। अगर 1/4 को 4² z से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 4² z/4। अब यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो हमने माइनस लिखा। अब इन दोनों टर्म्स में हमारे पास जो चीज़ कॉमन है, यहाँ पे z² है, यहाँ पे भी z² है, यहाँ पे t है, यहाँ पे भी t है, और डिनोमिनेटर में दोनों में 9 है, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेते हैं, z² t/9, ठीक है। अगर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम थिंग आ जाएगी, प्लस अगर हम z² को किससे मल्टीप्लाई करें, z से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे हम z लिखेंगे, ठीक है। z² t को अगर हम z से मल्टीप्लाई करेंगे तो z² tz आ जाएगा, एंड अपॉन में 9 है तो यहाँ पे हम 1 नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो हम जस्ट 1 प्लस z लिख देंगे। तो इसके बाद देखिए हमारे पास ब्रैकेट के अंदर दोनों वैल्यू सेम नहीं है, तो हम इसको यहीं पे इधर ही ख़त्म कर देते हैं। हमारे पास यही इसका आंसर है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे भी हमने 2 टर्म्स को लेना है और 2 टर्म्स को लेना है। अब यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर में 11 है, तो हमने 11 को कॉमन ले लिया। अब ऊपर हमारे पास यहाँ पे 10xy है, यहाँ पे 5xz है, तो दोनों में जो चीज़ सेम है वो है x है एंड 5 है, क्योंकि 5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो हमने क्या किया है, न्यूमरेटर में 5 और x को कॉमन ले लिया है, ठीक है। अगर हम 5x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5x को अगर हम 2y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 टू द 10, एंड x को y से मल्टीप्लाई करेंगे xy आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में 11 है, तो अगर यहाँ पे हम 1 है, इस 1 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 11 आ जाएगा, तो इस 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। देन हमने प्लस लिखा। अब हमारे पास ये वैल्यू चाहिए, तो हमारे पास 5x तो मौजूद है, हम z को लिख देंगे, ठीक है। 5x/11 को अगर हम z से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5xz/11। अब इसी तरीके से इन दोनों में देखिए हमारे पास जो चीज़ सेम है वो क्या है, 11 है, तो हमने 11 लिख दिया। अब ऊपर यहाँ पे क्या है, 14 है, यहाँ पे 7 है, तो 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 14 आ जाएगा, इसलिए हमने जो छोटा नंबर क्या है 7 है, इस 7 को हमने कॉमन ले लिया। अब दोनों तरफ हमारे पास क्या है, y मौजूद है, दोनों तरफ z मौजूद नहीं है, तो इसलिए हमने y को कॉमन ले लिया। तो अगर हम 7y/11 को 2z से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी पूरी, तो हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए माइनस है, हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया। अब यहाँ पे माइनस चाहिए, तो हम इस माइनस को अगर हम प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू प्लस, तो हमारे पास माइनस आएगा। 7y को अगर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7xy आ जाएगा। इस डिनोमिनेटर में जो 11 है, इसको यहाँ यानी कि यहाँ पे 1 है, 11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 11 आ जाएगा, और इस 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें हमारे पास
सेम थिंग नहीं है। अगेन हमारे पास यहाँ पे 2y प्लस जेड है, यहाँ पे 2z प्लस एक्स है, तो हम इसको यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। इसको अलग से इन दोनों की जगह पे एक ही ब्रैकेट नहीं लिखेंगे, क्योंकि इनके ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू चेंज है। ठीक है जी, तो इसका ये आंसर हो गया हमारे पास। हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। आई होप आपको समझ आ गया होगा हमने कैसे इसको सॉल्व किया है। बहुत ही आसान तरीका है, जस्ट आपने चेक करना है वैल्यू को, जो चीज़ सेम होगी उसको हमने कॉमन लेना है। ठीक है जी, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत ही ख्याल रखना और खुश रहना। अल्लाह हाफिज़।